मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रये वन्दे तद्गुणगात्रये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है। इसका तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। उसमें मध्यलोक की रचना हम देख रहे हैं। मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें बीचों बीच या सबसे पहला जो द्वीप है जम्बू द्वीप, उसकी रचना विशेष रूप से यहाँ पर हम बारीकी से देख रहे हैं। जम्बू द्वीप में मुख्य रूप से 6 कुलाचल महापर्वत और उसके द्वारा किए गए 7 क्षेत्र और उन क्षेत्रों में बहने वाली 14 नदियां और 14 नदियां जहां से निकलती हैं, ऐसे 6 सरोवर, ये प्रमुख रचनाएं हैं। उसके अलावा जो 3 लोक का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, ऐसा सुमेरु पर्वत, वो इस जम्बू द्वीप में है। और जो 7 क्षेत्र हैं उसमें से भरत क्षेत्र की रचना विशेष और फिर विदेह क्षेत्र की रचना विशेष रूप से हम देख रहे हैं। तो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए गजंत पर्वत और उन गजंत और सुमेरु के बीच में जो एरिया है वो भोग भूमि का है, शाश्वत भोग भूमि, जिन्हें उत्तर कुरु और देवकुरु नाम से कहा जाता है। इसके अलावा वो जो एरिया बचता है वो वास्तव में विदेह क्षेत्र का एरिया है। विदेह क्षेत्र, पूरा जो विदेह क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 2 भागों में बटा हुआ है, क्या नाम दिए उनको? विदेह क्षेत्र को 2 भागों में जो बटा है तो क्या नाम दिए हैं? विदेह क्षेत्र और पश्चिमी विदेह क्षेत्र। हाँ, पूर्वी विदेह क्षेत्र और पश्चिमी विदेह क्षेत्र। और ये जो पूर्व और पश्चिमी विदेह क्षेत्र है, फिर ये कितने भागों में बट गए हैं? पूर्वी विदेह और पश्चिमी विदेह भी 2 भागों में बटे हैं, क्योंकि पूर्वी में लेंगे तो दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम। किसका दक्षिण किसका? हाँ, पूर्व विदेह का दक्षिण, पूर्व विदेह का उत्तर। पूर्व विदेह में वो दक्षिण उत्तर भाग किसके कारण पड़े? उसके कारण नदियों के कारण पड़े हैं। हाँ, तो वो बोलना पड़ेगा। पूर्व विदेह में सीता नदी का उत्तर और दक्षिण तट, पश्चिम विदेह में नदी के कारण उसके 2 भाग पड़े। कौन सी नदी? नदी के नाम से बोलना पड़ेगा। नहीं, वो तो है सीता सीतोदा नाम से पड़ेगा जी। अब वो तो है, वो कॉमन बता रहे ना आप। पूर्व में कौन सी, पश्चिम में कौन सी, ऐसा। अच्छा, पूर्व में सीतोदा नदी आएगी, उसमें दक्षिण और उत्तर करके 2 भाग हो जाएंगे। अब ऐसे और ऐसे कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, इधर सामने ही जजमेंट हो रहा है। ऊपर से पूर्व में कौन सी नदी आएगी? पूर्व में सीता नदी। पहले आप सीतोदा बोल रहे थे। पूर्व में सीता नदी आएगी और उसके कारण वो पूर्वी विदेह 2 भागों में बढ़ जाएगा, पूर्वी दक्षिण और पूर्व के उत्तर। पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी का उत्तर तट हाँ, और सीता नदी का दक्षिण तट। दक्षिण तट। और फिर ऐसे पश्चिम में
पश्चिम में सीतोदा नदी के कारण से 2 भागों में बढ़ गया, और उत्तर भाग और दक्षिण भाग। ठीक है, बढ़िया। विधेयक क्षेत्र में जो सीता नदी का उत्तर तट जो एक हिस्सा बना, कुल 4 हिस्से हो गए, उस एक हिस्से में किस प्रकार से विभाजन है, वो एक हिस्सा कितने हिस्सों में बट गया है? समझ में आ रहा है क्या पूछ रही हूँ? पूर्व विधेयक क्षेत्र के 2 भाग किए हमने, सीता नदी का उत्तर तट और सीता नदी का दक्षिण तट। तो वो जो सीता नदी के उत्तर वाला एक पार्ट है, वो कितने भागों में बट गया है, किसके कारण से बट गया है? बोलिए अंकल। 8 भागों में बंट गया है। उसमें 4 वृक्षाल पर्वत और 3 विभंगा नदी, इस तरह 7 चीजों से वो 8 हिस्से हो गए उसके। 7 चीजों से 8 हिस्से हो गए। एक्चुअल में तो 7 से 8 हिस्से हो गए, पर वास्तव में वहां 9 है, दोनों साइड दीवारें भी है, वेदियां हैं, वन की जो वेदियां हैं, पर उसको अपन नहीं काउंट कर रहे अभी। तो ये 7 हैं, 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंगा नदियां। इनके कारण इसके जो एक हिस्सा था सीता नदी के उत्तर तट का, वो 8 भागों में बट गया है, वो 8 देश अलग अलग हो गए हैं। वक्षार पर्वतों के बारे में बताइए, वक्षार पर्वत के बारे में क्या क्या जानते हैं? बोलो पारुल। भाभी, वक्षार पर्वत उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ फैले हुए हैं। ये जो पर्वत हैं, जो विशद या नील पर्वत की तरफ से 400 योजन ऊंचे हैं, और इधर नदी के तट पर आते आते ये 500 योजन ऊंचे हो जाते हैं। नदी की तट पे जो पहली कूट है, उस पे जिन मंदिर, अकृत्रिम जिन मंदिर है, और ये जो है वो नीचे से ऊपर तक पूरे एक से फैले हुए हैं, जो 500 योजन चौड़े हैं। बढ़िया। और कुल कूट कितनी है हर वक्षार पर्वत पे? शायद एक, 4, कंफर्म 4, नहीं है। 4 कूट है प्रत्येक वक्षार पर्वत पे, 4 कूट है। और कुछ बात बोलनी किसी को? बोलिए अर्चना जी। ये वक्षार पर्वतों की लंबाई 16,592 योजन है, दक्षिण से उत्तर की ओर में, और जो नदी के उत्तर तट है वो सिद्धायतन है। ठीक, लंबाई और उसकी बताई गई है। एक बात और इसके संबंध में है, आप देखेंगे कि इसकी जो साइड मतलब है वो कैसी है, एक साइड से 400 योजन ऊंची है और दूसरी साइड से 500। तो जैसे गजंत पर्वत है, गजंत की भी यही है शेप, एक साइड से 400 योजन ऊंचे है, दूसरी साइड से 500 योजन। तो इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं इनको गजंत पर्वत नाम से भी कहा गया है। बहुत कम जगह है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इनको भी, तो कुल मिला के फिर 20 गजंत कहने में आएंगे। तो कहीं 20 गजंत लिखे हो तो समझ लेना 16 वक्षार उसमें जोड़ के 20 कहे गए हैं। यद्यपि कम जगह है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको गजंत पर्वत भी कहने में आया, क्योंकि वो शेप वैसी है। जैसे गजंत पर्वत एक साइड से 400 और दूसरी साइड से 500 है, वैसे इनकी भी शेप वैसी ही है, इसलिए इनको गजंत पर्वत नाम भी इनका कहा गया है। ये जहाँ विदेश क्षेत्र आ रहा है, वहाँ तो 1,00,000 योजन वाली वो आ गई होगी जगह, जम्बू द्वीप की। हाँ, जो सेंटर है वहां तक वो पूरी चौड़ाई, मतलब जो सुमेरु से बीच में एकदम सेंटर से लाइन खींचेंगे तो वहां 1,00,000 योजन चौड़ाई है, बाकी फिर घटती भी है। तो 22 हजार तो उसमें निकल गए, नीचे भद्रशाल में 10,000 का पर्वत निकल गया, तो 22 हजार ही बचे इधर उधर की। और क्या, 23, 22, 22,500 ही बचे इधर विदेश क्षेत्रों की जगह, यही हाँ, बची। 44 और 10 54 तो यही निकल गए, 22 और 10,000 ये 54,000 तो निकल ही गए इसमें। तो कितने बचे? 46,000 बचे, 23 इसी तरह से हिसाब लगाया है कि विदेश क्षेत्र का जो ये एरिया कितना है, तो फिर उसमें से वो थोड़ी वेदियां माइनस और करी हैं, तो वो वेदियां माइनस करके अभी फिर भी एक एक देश बड़ा क्षेत्र से बड़ा हो गया। हाँ बड़ा है। अभी साइज बताती हूँ मैं अब यो आपको। चौड़ाई में बड़ा हो गया, यो बड़ा हो गया, हाँ, इस तरह से लंबाई यो बड़ा हो गया। लंबाई देखिए। तो अब अपने को ये जो विधेयक क्षेत्र में प्रत्येक जो 4 पार्ट हमने किए थे, उस 4 पार्ट में 8-8 हिस्से और हो गए हैं, जिन्हें 8 देश कहा जाता है। देश नाम से उनको कहा गया है।
लेकिन वो देश मतलब अपने भारत जितने इतने छोटे छोटे से नहीं है, पूरे भारत क्षेत्र से भी बड़े बड़े वो क्षेत्र हैं। और उनके नाम शास्त्रों में दिए गए हैं, कच्छा सुकच्छा, मतलब क्रम से ही है। क्रम आपको बताया था किधर से चालू करना है, क्रम कहाँ से चालू करना है इन देशों की नंबरिंग डालने के लिए, या हमको वंदना करनी है तो कहाँ से क्रम चालू करना है। बोलिए ललतेश जी। मैम पहले तो आज शिक्षक दिवस की आपको मुबारक। भद्रशाल की जो वेदी है ऊपर उत्तर की साइड, हम्म, वहां से पहला नंबर शुरू होता है। बढ़िया। एक एक फिर उसके बाद उसके बाद वहीं से नीचे आकर दक्षिण की तरफ 9, 10, 11, 12 ऐसे, तो और फिर जो जहाँ, पश्चिम की तरफ। ठीक है रुकिए, जहाँ पहला नंबर डाला है उसके नीचे 9 नंबर डलेगा। नहीं नहीं जी, उसके अपोजिट साइड में, दक्षिण दक्षिण 8 से। के नीचे, ठीक है, 8 के हाँ नीचे 9 जी, नंबर डलेगा, बढ़िया। 8 के नीचे 9 नंबर। फिर उसके बाद ये कसदंत पर्वत पार कर कर पश्चिम साइड में नीचे से 17, 18, 19 बहुत बढ़िया, ऐसे। ठीक है, ठीक है। सबको समझ में हाँ आ जी। गया। यानी जिस तरह से क्लॉकवाइज जो चलते हैं तो 8 8 तक डालेंगे ऊपर सीता नदी के उत्तर तट पे, और फिर उसके नीचे ही 9, ऐसा नहीं 9 इधर से शुरू कर दें, फिर 9 से लेके 16 तक, और फिर आगे बढ़ते हुए सीतोदा नदी के दक्षिण तट से 17 18 चालू करते हुए, और फिर सीतोदा नदी के उत्तर तट पे जाके पूरे 32 वहां पर पूरे करेंगे। इस तरह से ये इनका क्रम है, क्योंकि नाम जो दिए गए हैं वो इसी क्रम से, शास्त्र में पूरे नाम दिए गए हैं एक एक देश के। फिर देशों में जो प्रमुख नगरियां, जैसे अपने भरत क्षेत्र में अयोध्या होती है, वैसे ही हर देश की जहाँ पर तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो अयोध्या नगरी है ना जैसे अपने, वैसे ही वहां उन देशों की सबकी वो प्रमुख नगरियों के भी नाम, आपने कहीं पुराण वगैरह पढ़े हो तो क्षेमा नगरी, पुंडरीकिनी नगरी, ये नाम सुने होंगे। तो विदेह क्षेत्र की नगरियों के वो नाम है, तो वो भी सब नाम दिए हैं। पर अभी जिनको विशेष जानना हो तो त्रिलोक सार तिलोय पन्नत की इन ग्रंथों में दिए हैं। और विधान जब होता है पूरा 3 लोक का मध्य लोक का, उनमें भी सारे नगरियों के नाम दिए हैं। मैं अभी नगरियों के नाम नहीं बताने वाली हूँ, थोड़ी सी चर्चा वो उसका विभाजन किस प्रकार से, रचना किस प्रकार से, वो अपन देखते हैं। ये अपन ने विदेह क्षेत्र लिखेगा, ये विदेह क्षेत्र है, ये बीच में सुमेरु पर्वत है, ठीक है, ये एरिया अपना कुरु वाला एरिया है। अब अपने यहाँ पर ये नदियां निकल रही हैं, अपने यहाँ 8 बनेंगे, लेकिन अपने को एक क्षेत्र की रचना देखनी है तो वो अपन देख रहे हैं। ये पर्वत है, कौन सा पर्वत है, विदेह क्षेत्र के उत्तर में कौन सा पर्वत है, बोल दीजिए आप, मेरे को सुनाई देता है सबका। नील पर्वत है, ठीक है, और इधर दक्षिण में निषद पर्वत है। तो यहाँ अ, अभी अपन बक्सार ले रहे हैं, समझ लो यहाँ पर ये पहला देश है, और इसके बाद में पहले देश के बाद में क्या है, बक्सार पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ तो है ये भद्रसाल की वेदी, और इस साइड में है बक्सार पर्वत, और बीच में है वो देश। तो इस देश में क्या है कि बीच में तो है एक विजयार्थ पर्वत सेंटर में, जैसा विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र में था, विजयार्थ पर्वत जितने भी हैं वो सब पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं, चाहे भरत क्षेत्र वाला हो, ऐरावत क्षेत्र वाला हो, या विदेह क्षेत्र में हो, विजयार्थ पर्वत पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं। तो ये पूर्व पश्चिम फैला हुआ है इस तरह से, इधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये बीच में विजयार्थ पर्वत है। विजयार्थ पर्वत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भरत क्षेत्र में हमने देखी थी वही वाली है, अभी आपसे पूछूंगी, ठीक है। ये बीच में हो गया विजयार्थ पर्वत, और यहाँ जो नील पर्वत है
ये नील पर्वत पे अभी अपना ये सेंटर में नहीं आया समझ लो, यहाँ 2 कुंड हैं और इन 2 कुंडों में से नदियां निकलती हैं। कौन सी नदियां निकल रही हैं कि एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी, इस तरह से सीधी। नील पर्वत पर कुंड बने हुए हैं, उन कुंडों में से एक गंगा, इधर गंगा नदी और इधर सिंधु नदी, और बीच में है ये विजयार्थ पर्वत। तो इस कारण अभी ये जो एक देश था कितने भागों में बट गया है, 6 भागों में बट गया। वही 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर भी ये जो दक्षिण साइड वाला सेंटर वाला है, जो आर्यखंड हम कहते हैं, ये आर्यखंड है। और बाकी के जो 5 हैं वो म्लेच्छ खंड हैं। जिस तरह से पूरी भरत क्षेत्र की रचना है वैसे ही यहाँ पर, बस शेप अलग है। यहाँ शेप थोड़ी सी समझ लो आयताकार जैसी है, और वहां पे वो धनुषाकार शेप थी। बाकी 5 म्लेच्छ खंड है और बीच में एक आर्यखंड है। और उस आर्यखंड में जैसे हमारे भारत क्षेत्र में अयोध्या प्रमुख नगरी है जहाँ तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही यहाँ सब देशों की अलग अलग, जो भी मैंने कहा, वो नगरियां हैं। और इस आर्यखंड में ही तीर्थंकर चक्रवर्ती वहां उत्पन्न होते रहते हैं। यहाँ तो केवल चौथे काल में ही जब होता है तब उत्पन्न होते हैं, वहां निरंतर चौथा काल जैसी ही परिस्थिति चलती है। तो निरंतर होते रहते हैं, एक होते हैं उनका पूरा होता है फिर दूसरे हो जाते हैं। इस तरह से वहां पर निरंतर ये महापुरुष उत्पन्न होते रहते हैं। ये सामान्य सी इनकी रचना है, चर्चा है। अब विजयार्थ पर्वत कैसा क्या है वो आप लोग बताइए, और फिर आगे इन नगरियों की विशेष मैं आपको शास्त्र में से पढ़ के सुनाऊंगी। वो विभंगा नदी कहाँ गई? विभंगा तो बाद में आएगी ना, ये तो अभी एक देश अपन ने देखा, ये वक्षार से जिसका डिवीजन हुआ है। इधर बता देती हूँ, ये वक्षार था, इसके बाद में विभंगा आ रही थी। तो यहाँ जो देश बनेगा ये वक्षार वाला ये देश है, ये 2 नदियां ये आ गई। फिर ये विभंगा जिसके बाद में है, एक वक्षार है एक विभंगा है, बीच में ये विजयार्थ पर्वत, और फिर यहाँ पर भी गंगा सिंधु निकलेंगी। 3 नदियां हो गई। हाँ, विदेह क्षेत्र में कितनी नदियां उसकी भी गाथा दी है अलग से, और पूरा हिसाब लगाया है। ये जो सीता सीतोदा नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां कितनी हैं आप लोगों को, वो अपन ने पढ़ा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधु देव नद्य, और फिर आगे आगे दुगनी दुगनी हो रही है। तो आप लोग देखना, लिखा हुआ हो तो देख के अभी बताना, नहीं तो देखना कि सीता सीतोदा तक पहुंचेंगे तो कितनी सहायक नदियां हो रही है। सबको अपना अपना लिखना है, देखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सामान्य रचना है। अब इसकी ये कितना लंबाई चौड़ाई क्या है वो चर्चा अभी अपन अब देखते हैं। ये समझ में आ गई सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें इतना जरूर है कि ये जो उत्तर दिशा वाले जो देश हैं, उत्तर दिशा वाले देशों में जो नदियां बह रही है उनका नाम है गंगा सिंधु। और जो दक्षिण दिशा वाले देश हैं, ये दक्षिण में जो समझ लो, ये एक के नीचे कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर, है ना। यहाँ पर बीच में विजयार्थ पर्वत है, और यहाँ पर भी ये निषद पर्वत से कुंड से नदियां निकल रही हैं। तो यहाँ जो नदियां निकल रही हैं उनका नाम है रक्ता रक्तोदा। और ये नदियां जाके कहाँ मिल रही हैं, सीता नदी में। पूर्व साइड वाली सीता नदी में मिल रही हैं, पश्चिम साइड वाली जाके सीतोदा में मिलेंगी। तो जो दक्षिण साइड वाले देश हैं उनकी नदियों का नाम है रक्ता रक्तोदा, और जो उत्तर साइड वाले देश हैं उनकी नदियों का नाम है गंगा सिंधु। अब इसमें ये हमने एक तरह से बात की, और इसमें दूसरा भी मत मिलता है कि उत्तर साइड वाली रक्ता रक्तोदा है, दक्षिण साइड वाली गंगा सिंधु है, ऐसा भी मिलता है। तो दोनों लिख लीजिए, दोनों मत मिलते हैं। लेकिन ज्यादा ये चलता है कि उत्तर साइड वाली है वो गंगा सिंधु है, दक्षिण साइड वाली रक्ता रक्तोदा है। और याद रखने का तरीका ऐसा है कि इधर भरत क्षेत्र की तरफ से आ रहे थे तो भरत क्षेत्र वाली यहाँ नहीं है, वो आगे है। और जो ऐरावत क्षेत्र वाली रक्ता रक्तोदा थी वो इस साइड है, ऐसा करके याद रख सकते हैं। बोलिए भाई साहब।
आप इसकी रचना विभंगा के साथ बना के बताओ आप। मैं चित्र दिखाती हूँ, चित्र में देख लीजिएगा, चित्र में दिख जाएगा। वो यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं रहती ना इतनी। तो भाई साहब आप कुछ बोल रहे हैं? चलिए देखिए, सब चित्र निकालना ही भूल गई हूँ। देखिए चित्र है ये 316। इसमें तो ये बख्शार वाला ही चित्र है। एक मिनट में दूसरा दिखाती हूँ। ये वाला देखिए, ये देखिए, ये तो पहला जो पहले देश की रचना अपन ने देखी, ये तो है भद्रसाल वन की वेदी। और इसके बाद में ये है बख्शार पर्वत, और फिर ये है विभंगा नदी। तो ये बख्शार पर्वत है, ये बीच में आ रहा है विजयार्ड, और इधर से ये गंगा और सिंधु नदियां निकल के सीता नदी में मिल गई हैं। दूसरा देश है, पहले देश का नाम कच्छा है, आप देख सकते हैं, जूम करके लिखा हुआ भी दिखेगा। कच्छा देश है, और इसकी जो प्रमुख नगरी है उसका नाम है क्षेमा नगरी। दूसरा देश है सुकच्छा, इसमें भी सेम बीच में विजयार्ड पर्वत है। इसके इधर ये विभंगा नदी, इनके भी नाम दिए हुए हैं, ग्राहवती और इस तरह से इनके नाम हैं। और आगे तो ये नदी आ रही है विभंगा कुंड से निकल के, ये नदी आ रही है सीता नदी में मिल रही है। और यहाँ पर ये जो छोटे कुंड हैं इधर ही नील पर्वत में, यहाँ से वही गंगा सिंधु नदियां आके और सीता नदी में मिल रही है। फिर नेक्स्ट फिर बख्शार है, और इधर विजयार्ड है, वही दो नदियां गंगा सिंधु आ रही हैं और यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस तरह से ये नगरियों की रचना है। इधर पूरी 8 इधर है, 8 इधर है, 8 8, इस तरह से ये नगरियां हैं। ठीक है, अब विजयार्ड पर्वत की बता दीजिए पहले आप लोग, नहीं वो रह जाएगा। विजयार्ड पर्वत कितना लंबा चौड़ा ऊंचा, क्या क्या जो भी विजयार्ड पर्वत के बारे में आप जानते हैं? बोलिए अनीता जी। हाइट तो होगी दीदी, हो गई 25 योजन। 25 योजन की हाइट है, ऊंचाई। हाँ, चौड़ाई हो गई 50 योजन। 50 योजन चौड़ाई, ठीक हाँ, है। और उसकी लंबाई दक्षिण दिशा में तो अलग है और उत्तर दिशा में उसके अलग है। हाँ, तो वो तो भरत क्षेत्र वाला था, तो वो क्योंकि वो भरत क्षेत्र धनुषाकार है ना, इसलिए हाँ अलग है। यहाँ लंबाई अलग आएगी, यहाँ जो अभी क्षेत्र का एरिया है हाँ, उस उसकी लंबाई अलग है। वो लंबाई अलग बता देती हूँ अभी मैं आपको। और और विजयार्ड पर्वत के बारे में क्या जानते हैं? मतलब अपन जब भूमि पर से 10 योजन ऊपर जाने पर आ, 10 वो फूट मतलब वो आएंगे, क्या बोलते हैं, विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। पूरा पढ़ा नहीं दीदी, एक्चुअली मैंने ठीक सुपरवाइज ठीक है, करा।
ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए सारिका जी। आवाज की तो प्रॉब्लम है आपके साथ में। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। वहां पे विजयात पर्वत पे दो गुफाएं हैं, खंड प्रपात और तिमिस्र। वहां से चक्रवर्ती जाता है, खंड प्रपात से जाता है और तिमिस्र से वापस आता है। ठीक है, इसमें भी बराबर वो जो गंगा सिंधु नदी आएंगी तो उन्हीं गुफाओं से आएंगी। और अभी जो इनकी बात अधूरी रह गई है कि वहाँ कौन रहते हैं क्या, वो चलिए। और हाथ बहुत कम लोगों के खड़े दिख रहे हैं, या तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, पर अंदर आ रहा होता तो उत्साह तो रहता हाथ खड़ा करने का। इनकी इनकी कटनी पर यहाँ व्यंतर देव रहते हैं और अभियोग्य जाति के व्यंतर होते हैं वो। ऐसा ऐसा सामान्य नहीं पूछना है मुझे, कौन सी कटनी पे कहाँ पर क्या रहते हैं, वो पूरा अपन ने अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। और अब मैं आपको देख के बोलने को तो मना कर नहीं रही, सब देख देख के ही बोल रहे हैं। बोलिए सरिता जी। में एक अकृत्रिम चैत्यालय पूर्व दिशा की सबसे ऊपर कटनी पर, जिसका नाम सिद्धायतन कूट है। कटनी नहीं है सबसे ऊपर, तो फिर शिखर है। शिखर, हाँ तो सॉरी, नीचे शिखर पे आएंगे। नहीं नहीं, शिखर पर एक कूट है जिसका नाम सिद्धायतन कूट है। और बहुत मतलब टुकड़ों बोल टुकड़ों में हो गया है। अब मैं ही बता देती हूँ। क्रम से मैंने तो वो पूछा था वहां, उन्होंने वो क्रम से बता तो रहे थे लेकिन वो छूट गया। देखिए, 25 योजन की हाइट है, 50 योजन का फैलाव है, वो तो सेम है। और 10 योजन ऊपर जाने पर चौड़ाई में से दोनों तरफ से कितना 10-10 योजन कट गया। तो 10-10 योजन कट गया तो वहां स्पेस बन गई। तो जो पहली ये कटनी आई है, फर्स्ट स्टेप जो आई है, वहां पर विद्याधरों के नगर हैं। कितने नगर हैं? एक दक्षिण साइड में, एक उत्तर साइड में है, तो कितने नगर हैं? तो वहां भरत क्षेत्र में तो एक साइड 50 थे और एक साइड 60 थे, क्योंकि वहां वहां का रीजन क्या था ऐसा, क्योंकि वहां भरत क्षेत्र का आकार ऐसा था, तो नीचे उसका एरिया कम था, ऊपर थोड़ा एरिया ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ये मैंने आपको तब भी लिखवा दिया था, विदेह क्षेत्र में जो विजाट पर्वत है वहां पर 50 और 60 नगरियां नहीं है, वहां दोनों साइड 55-55 नगरियां हैं। ये मेरे को पूछना था, वो किसी ने नहीं बोला। विशेष बात ये लिखवाई थी मैंने उस समय साथ में, कि विदेह क्षेत्र में दोनों साइड 55-55 नगरियां हैं, क्योंकि वो बराबर है उसका एरिया। तो 55-55 पहली जो कटनी है वहां पर विद्याधरों की नगरियां हैं। फिर ऊपर 10 योजन ऊपर जाएंगे, फिर से वो दोनों साइड से 10-10 योजन अंदर कटेगा, तो वहां जो स्पेस बन रही है वहां पर व्यंतरों के निवास स्थान है, उनके रहने के आवास है। और फिर 5 योजन की हाइट बचती है, तो 5 योजन ऊपर जाने पर जो उसका शिखर आ रहा है, शिखर पर कितनी कूटे हैं? विजाट पर्वत पर कितनी कूटे हैं? 9। ठीक है ना, 9 कूट है। तो उसमें पूर्व दिशा वाली कूट पर सिद्धायतन, अकृत्रिम जिनालय, ये अपन जिनालय काउंट कर चुके हैं 34 विजाट के, जो जम्बूद्वीप के 78 किए थे। वो भी पूछ लूंगी मैं जब मेरे को मन होगा। वो सबको याद रखने ही रखने हैं, जम्बूद्वीप के 78 कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये याद होंगे तब अपन आगे बढ़ पाएंगे। और अभी तो इसमें अपने को 458 पहुंचना है पूरा मध्य लोक के, तो ये 78 याद रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से ऐसा का ऐसा सेम विजयाट पर्वत है, लेकिन अब उसकी लंबाई चौड़ाई वो लंबाई में थोड़ा सा अंतर है। वो देखिए अपन यहाँ से अब मैं आपको ये नगरियाओं में क्या कैसी व्यवस्था है थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको सुन के, वहां का भ्रमण हो जाएगा, वो पढ़ के सुनाती हूँ। जम्बू द्वीप के 78 में तो करीब करीब सब विदेह क्षेत्र में ही है। हाँ, बस 6 कुलाचल वाले शायद कुलाचल और के दो और एक भरत है रावत विजयाट पर्वत का। दो विजयाट। हाँ, बाकी सब उसी एरिया में। हाँ, 70 तो विदेह क्षेत्र में ही होगा। हाँ, ज्यादा सब उधर ही है। सही बात। देखिए,
जितना समय होगा आज उतना पढ़ के बताती हूँ। इन फोटो में सब अरिहंत भगवान है क्या? फिर से बोलिए। ये जो कूदते हैं ना जिनालय, हाँ इनमें अरिहंत भगवान है? हाँ, अनंत भगवान की प्रतिमाएं हैं सब जिनालयों में, अकृत्रिम जिनालयों में अनंत भगवान की 500 धनुष ऊंची, और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। और 108 प्रतिमाएं ऐसे एक साथ एक ही वेदी में नहीं है, सबके गर्भगृह, मतलब गर्भगृह समझते हैं, अलग अलग छोटे जो बने होते हैं, तो अलग अलग गर्भगृह में 108 प्रतिमाएं एक एक जिनालय में है, 500 धनुष ऊंची पद्मासन। उसकी पूरी रचना है, वो भी अपन करेंगे। भी ये हो जाए और फिर वो रत्नगंज शावकाचार में आएगा, तो या तो वहां कर लेंगे, जहां पहले आ जाएगा देख लेंगे। विजय ये विदेह क्षेत्र का विजयार पर्वत पूर्व पश्चिम से फैला हुआ है, और ये भरत क्षेत्र वाला आप वो भी बताइए भरत क्षेत्र वाला कहाँ फैला है? पूर्व से पश्चिम है, वो भी ऐसे सीधा ही है। हाँ, अभी अभी तो बताया मैंने, बताते समय यहाँ से ही शुरू किया था, तो सारे विजयार पर्वत पूर्व पश्चिम ही फैले हैं, चाहे भरत क्षेत्र का हो। आप नक्शा आप अपने हाथ से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? नहीं ट्राई बना रहे कर ना, नहीं बना रहे, इसीलिए आपको प्रश्न हुआ। जो अपने हाथ से बना रहा है उसको प्रश्न नहीं होगा। आप बनाएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा किधर से किधर बना है, चाहे कैसा भी बने। और नहीं तो इस तरह का घर में स्लेट हो, बोर्ड हो, उस पे बना के एक बार देख लीजिए कि कैसा बन रहा है। आपका कोई देखने नहीं आ रहा, कोई अपने यहाँ कंपटीशन नहीं रखा है, लेकिन आप अपने हाथ से बनाएंगे ना, कैसा भी गोला अपने हाथ से बनाइए, कोई जरूरत नहीं है प्रकार प्रकार से बनाने की, कंपास से अपने हाथ से बनाएंगे, लाइनें खींचेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये चैत्यालय 3 साइज के होते हैं, तो प्रतिमाएं तो सब में एक ही 500 धनुष की होती है तीनों में। हाँ, तो वो चैत्यालय का जो बाहर का साइज है ना, उसमें फर्क पड़ता है। प्रतिमाएं सब में जो अकृत्रिम जिनालय है 500 धनुष वाली और 108 की। जैसे छोटी साइज के, बड़ी साइज के, सब में हाँ प्रतिमा एक ही साइज की है। हाँ हाँ, वो चैत्यालयों के हाइट और उसमें अंतर है, तो बाहर का एरिया और एरिया बड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। देखिए पहले थोड़ा ये पढ़ के बताती हूँ, फिर वो नगरियों की चर्चा फिर करेंगे। मेरू की पूर्व दिशा में, मैं पूरा सही पढ़ती हूँ तो जो अपना पढ़ा हुआ है वो भी रिपीट हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे नाप तोल आएगी वो भी देखेंगे। मेरू की पूर्व दिशा में पहले सोमनस, अब आप लोग यहाँ जो लिख रहा है, आप लोग अपना जो आपने बनाया है वो, या तो वो वाला, या फिर अपने माइंड में, या बनाते जाए जैसा भी, उसको देखते जाइए बराबर, ये वही चल रहा है ना, ये जो बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं वैसा बराबर अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरू की पूर्व दिशा तो ख्याल में आना चाहिए, मेरू की पूर्व दिशा में पहले सोमनस और चौथे माल्यवान, ये 2 गजदंड, इन पर्वतों के बीच में 22,000 योजन पूर्व पश्चिम चौड़ा एक भद्रशाल वन है, ठीक है। फिर इसकी पूर्व दिशा में 1 योजन बाय 4 कोस ऊंची, 1 योजन बाय नहीं है, 1 योजन मतलब 4 कोस, 4 कोस का 1 योजन वो लिया है, तो 1 योजन ऊंची, पूर्व पश्चिम 2 कोस यानी आधा योजन चौड़ी, 4 कला अधिक 33,684 योजन प्रमाण। तीसरे निषद पर्वत से चौथे नील पर्वत पर्यंत दक्षिण उत्तर लंबी, नीचे जमीन में 1 कोस प्रमाण नींव वाली अनेक द्वारों सहित सुवर्णमय एक वेदी है। ये क्या बताई है, ये देखिए, अब चित्र में बता रही हूँ मैं आपको, अपन पढ़ चुके हैं वही चीज है, लेकिन उसकी वो नाप बताई है यहाँ पे। ये यहाँ कहा था मेरू की पूर्व दिशा, ये मेरू है, इसकी ये पूर्व दिशा है, इसमें पहला सोमनस और चौथा जो माल्यवान है, इन 2 गजदंत पर्वतों के बीच में तो ये 22,000 योजन चौड़ा ये रहा, ये भद्रशाल वन है, भद्रशाल वन है। फिर इसकी पूर्व दिशा में यानी इस दिशा में 4 कोस ऊंची यानी 1 योजन ऊंची और आधा योजन या 2 कोस चौड़ी,
ये एक दीवार, ये जो दीवार है इसकी बात बता रहे हैं। ये जो वेदी है, ये वेदी कितनी है, 1 योजन बोलो या 4 कोस बोलो, 4 कोस वाला 1 योजन यहाँ ले रहे हैं। तो 1 योजन ऊंची और मोटाई कितनी है इसकी, मोटाई है आधा योजन या 2 कोस चौड़ी। और यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, तो ये नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत से लेके नील पर्वत तक उत्तर दक्षिण लंबी, निषद से नील तक पूरी बता रहे हैं। निषद पर्वत से लेके नील पर्वत तक उत्तर दक्षिण लंबी, और नीचे जमीन में 1 कोस की नींव है। 4 कोस की हाइट है, 2 कोस की चौड़ाई है और 1 कोस की नींव है। हाइट का 1/4 नींव होती है ज्यादातर, तो हाइट 4 कोस है तो नींव उसकी 1 कोस की है। और 33,684 योजन और 4/19, यानी 33,684 सही 4/19 योजन, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये जो एरिया बचा है ना अपने पास, ये कितना है, 33,684 योजन 4/19। ये अनेक द्वारों सहित ये जो वेदी है, ये कैसी है, सुवर्ण में वेदी है। इसकी वेदी के बीच में फिर 750 योजन चौड़ा एक यहाँ पर द्वार है। इस वेदी के बीच में द्वार है, उस द्वार के मार्ग से सीता नदी निकलकर और फिर पूर्व विधेय के समान पूर्व पश्चिम में जो इसकी लंबाई है 20,078 योजन लंबी होकर विदेश क्षेत्र के बीच में प्रवर्तित है। अब और क्या बता रहे हैं यहाँ पे आगे, एक बार यहाँ चित्र देख लीजिए, फिर मैं वहां आपको ग्रंथ खोल के दिखाती हूँ। यहाँ ये जो सीता नदी और ये मतलब ये सीता नदी के जो 2 तट हैं, ये उत्तरी तट है, ये दक्षिणी तट है। यहाँ पर ये नदी ऐसे खुली है, तो यहाँ पर भी वेदी है। अपने यहाँ जैसे नहीं ये समुद्र खुले हैं तो यूं ही अंदर आ जाए, ये सीता नदी के दोनों तटों पर भी वेदी है। वो यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, मैं अब आपको ग्रंथ बता देती हूँ। इसके दोनों ओर विधेय क्षेत्र संबंधी दक्षिण उत्तर तटों पर, किसके दोनों ओर, सीता नदी के दोनों ओर दक्षिण उत्तर तटों पर 1 योजन ऊंची 2 कोस चौड़ी, वही सेम हाइट है। सुवर्ण में 2 वेदी हैं दोनों साइड, यानी एक साइड एक वेदी, दूसरी साइड दूसरी वेदी। पूर्वी भद्रशाल वन की वेदी के समान फिर देवारण्यक वन में भी, अब देवारण्यक वन कौन सा है देखिए, ये यहाँ लिखा है देवारण्य, ये देवारण्य वन है। और इसका नाम भी देवारण्य है। और जो इधर है ना, यद्यपि यहाँ देवारण्य और यहाँ भूतारण्य लिखा है, लेकिन दोनों को भी देवारण्य और भूतारण्य ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ इस वेदी की बात चल रही है, ये जो लास्ट में बाउंड्री वॉल है देशों के बाद में, लवण समुद्र से पहले, जम्बूद्वीप की जगती से पहले, वो। तो देवारण्य वन में भी 1 योजन ऊंची और 2 कोस चौड़ी, 1 कोस नींव वाली, निषद से नील कुलाचल पर्यंत, मतलब पूरी यहाँ से, यहाँ निषद पर्वत से नील पर्वत तक, और वही 33,684 योजन लंबी सुवर्ण में एक वेदी है। इसके बीच में, यानी इस वेदी और इस वेदी के बीच में ये पूरा विधेय क्षेत्र है, ठीक है। और इस वेदी में भी वही द्वार है जिसमें से सीता नदी निकल के फिर समुद्र में, लवण समुद्र में जाके मिलती है। अब ये जो ये वाली जो वेदी है और ये लवण समुद्र की साइड वाली जो वेदी है, मतलब ये, इसको बोल रहे हैं भद्रसाल वन की वेदी और इसको बोल रहे हैं देवारण्य वन की वेदी। इन दोनों वेदियों के बीच में अब कितना गैप बचा है, इनके बीच में बचा है 20,078 योजन। अभी अपन ने 23,000 निकाला था, उसमें से एक योजन इधर गया, 1 योजन इधर गया, है ना, और कुछ एरिया इधर बचा है। तो इनके बीच में जो एरिया बचा है 20,078 योजन का एरिया बचा है। ये पूरा इस विधेय की लंबाई का एरिया है। अब इसके 8 हिस्से किए गए हैं।
थोड़ा हिसाब किताब है, लेकिन भले ही अपने को ये याद नहीं रहे, लेकिन क्या क्या है, किसमें से क्या माइनस किया है, ऐसी पूरी गाथाएं भी आचार्य ने दी हैं, किस तरह से माइनस किया है वो भी। ये हो गया। इसके बीच में पूर्वी भद्रशाल वन की वेदी और देवारण्य वन की वेदी के मध्य में जो 20,078 योजन का अंतर कहा है, वह पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्र की लंबाई का प्रमाण जान लो। तीसरे निषद और चौथे नील पर्वत के मध्य में 4 कला अधिक 33,684 योजन प्रमाण दक्षिण उत्तर चौड़े विदेह क्षेत्र के बीच में सीता नदी की चौड़ाई 500 योजन कम कर देने से जो विदेह क्षेत्र की जो बची है, वो अपन ने जो इसकी देखी थी ना वक्षार पर्वत की, वो है 16,000, यहाँ 16,592 योजन। ये पृथक पृथक चौड़ाई ये उत्तर विदेह क्षेत्र की, उत्तर और दक्षिण विदेह क्षेत्र की मिलती है। देखो अभी चित्र में बता देती हूँ। बोलिए दीपिका जी। ये नदियों की, आपने भी नदियों का भी तट पे वेदी बताई या केवल देवारण्य और भूतारण्य के पर ही वेदी बताई? सीता नदी और सीतोनादा नदी के तट पर भी वेदी है। देवारण्य वो बनी, हाँ वो बनी भी नहीं है, यहाँ आप चित्र में हाँ दिखाई, वेदी बनाना ठीक है, नहीं बना पाए हैं, अच्छा। लेकिन वहां पर वेदी है। कला अधिक का मतलब क्या हुआ? कला चार कला अधिक का अधिक मतलब वो अपन जो बोलते ना इतने सहित, जैसे 1 सहित 1/2, तो उसको 1/2 में जो 1 है ना, उसको कला अधिक बोल रहे हैं। 4 कला अधिक मतलब जो ऊपर आ रही है ना संख्या, वो पुरानी लैंग्वेज है, मतलब वो इसलिए है। मुझे एक्चुअल में जिन प्रतिमाएं बतानी है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ रही हूँ, लेकिन अपन टाइम अपना हो रहा है। देखिए ये जो अभी अपन ने पढ़ा है, ये एक बार चित्र में देख लेते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एरिया टोटल इन्होंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एरिया बताया था, वो एरिया कितना बताया था कि 33,184 4/19, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा। अब इसमें ये जो सीता नदी है, ये सीता नदी 500 योजन की इसकी चौड़ाई है, तो वो चौड़ाई कम कर देने से अब ये एक एरिया कितना बचा है ऊपर का, तो वो बचा है 16,592 योजन। ठीक है, 16,592 योजन का ये एरिया यहाँ से यहाँ तक की। तो ये वक्षार पर्वतों की भी अपन ने देखी थी, कितनी है 16,592, वही देखिए उतना ये एक एरिया की लंबाई है। अब ये जो नदियां जा रही हैं गंगा सिंधु बीच में से, वो भी कितना जा रही हैं 16,592, उतना ही जा रही है। ठीक है, इतने ही ये वक्षार पर्वत है। ये जो विभंगा नदियां हैं, ये विभंगा नदियां इनकी परिवार नदियां हैं। हर विभंगा नदी की परिवार नदियां हैं 28,000। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वैसी में से बता दी जा रही हूँ, टाइम अपना हो रहा है। प्रत्येक विभंगा नदी की परिवार नदी है 28,000, तो 28,000 नदियों के साथ में मिलती हुई फिर सीता नदी में प्रवेश करती है। और ये अब इस देश की चौड़ाई देख लीजिए, ये देश कितना चौड़ा है। ये बीच का मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, बस उसमें वही बताना था। देखिए सुदर्शन मेरु से आगे पूर्व दिशा में प्रथम पूर्व भद्रशाल वन की वेदी है, उसके आगे ये पहला देश है कच्छा नाम का। कितना है ये देखिए, 3.5 कोस अधिक 2,212 योजन, तो 2,212 2212 2,212 योजन
और 3.5 कोस। तो उसके लिए लिखेंगे इसको ऐसा 2212 सही 7/8। 2212 सही 7/8 योजन। क्या बताया है ये जो अपन ने देश देखा है ना, ये देश, ये एक देश देखा था अपन ने, समझ में आ रहा है? ये जो भी रचना देखी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, यानी भद्रसाल की वेदी से लेके वक्षार पर्वत की बाउंड्री जहां पर भी है वहां तक की ये दूरी कितनी है, यानी विजयाट पर्वत की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कहो, विजयाट पर्वत की लंबाई कितनी है? 2212 सही 7/8 योजन। ठीक है, तो विजयाट पर्वत की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है 50 योजन, हाइट है 25 योजन, और ये जो लंबाई है ये है 2212 सही 7/8 योजन, विदेह क्षेत्र का जो विजयार्थ है। और एक एक देश, हर देश इतना ही चौड़ाई वाला है। ठीक है, इसके 6 हिस्से हुए हैं। अब जो मेरे को बात बतानी है वो बता देती हूँ, फिर बाकी अब जो रह गया है वो अपन जब कल बाद में जब क्लास होगी तब करेंगे। ये जो विदेह क्षेत्रों में सीता और सीतोदा नदी है, इनके दोनों किनारों पर देखिए, पहले आप क्या पूछ रहे हैं बोलिए। पूछ रही थी जो 8 देश है ना, वो 4 बख्शार पर्वत हो गए और 3 नदियां, और 8वां क्या हुआ उसमें? ये तो लाइंस है। आप किसी एरिया में भी 7 लाइन खींचेंगे तो पार्ट कितने हो जाएंगे उसके? 8। 8। तो 8 तो क्षेत्र बीच वाले हैं, ये तो उसको पार्टीशन करने वाले हैं 7 चीजें। तो 8वां अलग से क्या देखना आपने? मतलब ये 8 देश हुए, मतलब 8 तो देश 8 देश। बीच में है ना, ये देखिए चित्र में अच्छा, देखिए। वो 8 देश हो गए बीच में जो है। हाँ, बीच में जो एरिया बचा है ना वो देश है। ये 7 हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 पार्टीशन है। 7 पार्टीशन के बीच में ये एक देश, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। ठीक है, इस तरह से देखिए। इसी में ये जो है सीता और सीतोदा, ये जो नदियां हैं यहाँ पर, सीता और सीतोदा नदियों के दोनों किनारों पर ये जो आर्यखंड है, आर्यखंड दिख रहा है आप लोगों को? हर देश का जो आर्यखंड है, नदी की साइड वाला जो बीच वाला पार्ट है, खंड है, वो है आर्यखंड। विदेह क्षेत्र के हर देश के 6 खंड हुए। 2 तो नदियां जा रही हैं, गंगा सिंधु या रक्ता रक्तोदा, और उसके बीच में विजयाट पर्वत है, तो 6 खंड हो गए। उसमें से 5 तो है म्लेच्छ खंड, और दक्षिण साइड वाला, या ऐसा कहो नदी की साइड वाला, क्योंकि इधर से वो उत्तर वाला हो जाएगा, तो नदी की साइड वाला जो बीच वाला खंड है वो आर्य खंड है। उस आर्य खंड के यहाँ ये जो नदी का किनारा है, इस जगह, तो सीता नदी हो चाहे सीतोदा नदी हो, दोनों में ही हर देश के आर्य खंड के किनारे पर, इन नदियों के किनारों पर 3-3 जिनेंद्र प्रतिमाएं स्थित हैं। ठीक है, देवों द्वारा पूज्य, ऐसे 3-3 यहाँ उसकी बाउंड्री वॉल है, और वहां पर ये 3-3 हर किनारे पर 3-3-3, बताइए मुझे कुल कितनी होंगी जल्दी से? हर किनारे पर, इसको तीर्थ, जैसे नदियों के किनारे पे तीर्थ होते हैं, तीर्थ शब्द दिया है वहां गाथा में कि कुल मिला के डैश 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 तीर्थ हैं, ऐसे वो डैश को आपको फिल करना है कितने हो गए हैं। हर किनारे पर 3 हैं। जिसका आ गया जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए ऐसे,
बोलिए सुमन जी। 8 देश है, हर किनारे पर 3 है, तो 8 या 24, मतलब सीता नदी के उत्तर की तरफ 24 और दक्षिण की तरफ 24, कुल 48। कुल पूरे विदेश क्षेत्र में बताना है। 96 हो गए। कितने? 96। बढ़िया, बोलिए अंकल। 192 हो गए। 192 कैसे हो गए? 32 देश है ना, एक देश में 3 दोनों साइड तो 6 हुए। दोनों साइड नहीं, सीता सीतोदा तो एक ही है ना। एक देश का किनारा है, एक दूसरे देश का किनारा है। देखिए, फिर से देखिए चित्र। सुमन जी का जवाब सही है। ये एक इस देश का किनारा है, ये इस एक का, और जो आप ये दूसरा देख रहे हो वो दूसरे देश का किनारा है। तो जितने देश हैं उतने ही किनारे हैं। सिंपल है ना। जितने देश हाँ हैं उतने किनारे हैं, और एक किनारे पर 3 है, तो 32 देश है। तो अपने पास प्रतिमाएं कितनी हो गई हैं? 32 को 3 से गुणा करना है, 96 प्रतिमाएं कुल पूरे पूरे एक जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में इस तरह से। क्या पर वो जिनाले नहीं है, प्रतिमाएं विराजमान है, बस इसलिए गिनी नहीं है। आप लोग लिख रहे हैं ना अलग अलग कहाँ, एक पारुल और भी जो भी करें, अकेला उसको नहीं कह रही हूँ, कि जो बिना गिनती वाली प्रतिमाएं हैं उनको एक अलग मतलब पेज या वो बना लीजिए कि वो उसमें लिखते जाएं अलग से भी। तो अपन फिर बाद में इकट्ठा देखेंगे कहाँ कहाँ आ गई। ठीक है ना। अगर अभी तक नहीं लिखा हो ऐसा तो थोड़ी सी मेहनत करके छांट लेना है। दीपिका जी यहाँ कर रहे हैं, करेंगे, और भी कर लेंगे लोग, फिर सबका मिला भी लेंगे। किसी की कुछ छूट गई होगी तो आपस में मैच हो जाएगी। बोलिए आशांति। ये इसमें से एक एक क्षेत्र में से 3 नदियां गंगा उसमें सीता नदी में गिर रही है, तो तीनों के दरवाजे भी हैं वहां पर। हाँ, दरवाजे वगैरह सब हैं। तो जो भी वेदियां हैं वहाँ दरवाजे। तो उस दरवाजे के ऊपर ही प्रतिमाएं होंगी फिर। हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए, ये 3 किनारों पर समझ में नहीं आया। किनारे 3 नहीं है। पूर्व पश्चिम जो विदेश क्षेत्र हैं उनके जो आर्यखंड है, मतलब जो भी विदेश क्षेत्र हैं, विदेश क्षेत्र के 32 देश हैं। 32 देशों में 32 आर्यखंड हैं। तो हर आर्यखंड का, इसलिए मैं आपको डायग्राम से, इससे चित्र से दिखाती जा रही हूँ कि ये आर्यखंड है, ये एक आर्यखंड, ये दूसरा आर्यखंड, ये तीसरा आर्यखंड, ये जो दिख रहा है। तो हर आर्यखंड के नदी के साइड पे किनारा है जो यहाँ वेदी है, उस पर आर्यखंड के किनारे पर 3 प्रतिमाएं, फिर इस आर्यखंड के किनारे पर 3 प्रतिमाएं, फिर इस आर्यखंड के किनारे पर 3 प्रतिमाएं, ऐसे उस किनारे पर। तो नदी के किनारों पर प्रतिमाएं हैं, इसलिए उसको तीर्थ शब्द से कहा है। जैसे नदी के किनारे पर ये तीर्थ कहते हैं, गंगा तीर्थ है और ऐसा, तो वो तीर्थ उसको शब्द से कहा है कि 96 तीर्थ हैं, ऐसा मूल गाथा में कहा है। मैं कल गाथा पढ़ के बताऊंगी आपको। बोलिए। ये तो नदी के दोनों साइड में ही है ना? नदी के दोनों साइड है, हाँ, लेकिन दोनों साइड में आर्यखंड, दोनों साइड आर्यखंड है। हाँ, दोनों साइड आर्यखंड है, और दोनों साइड पे वो 3 है। एक देश, एक दूसरा देश है, एक दूसरा देश। हाँ, और ये विजाट पर्वत जो बीच में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से वो है। विजाट पर्वत तो बीच में है। बीच में है, तो वो भी अलग अलग है मतलब। हाँ, सबके अलग है, सबके अलग है। विजाट पर्वत के बाद में ये यहाँ पार्टीशन, ऐसा नहीं विजाट पर्वत जुड़ा हुआ है, एक ही है या सब जुड़े हुए। ये देखिए यहाँ पे भी मतलब चित्र में भी इकट्ठा नहीं बनाया है ये, क्योंकि बीच में वक्षार आ रहा है। तो ये इस वेदी से वक्षार तक एक विजाट, फिर वक्षार से नदी तक दूसरा वक्षार, फिर नदी से वक्षार तक तीसरा विजाट। तो इस तरह से विजार्थ भी 32 हैं, पूरे अलग अलग, सब सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। और इतना इजी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अपन पढ़ेंगे कल विदेश क्षेत्र के बारे में, अच्छा लगेगा। और कल के लिए थोड़ा आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, टाइम थोड़ा सा चेंज वेंज का रहेगा, अगर कुछ तो मैसेज देख लीजिएगा। अभी अपना समय हो गया है, और किसी को कुछ जरूरी प्रश्न तो नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सुमन जी आप पढ़िए। मैं एक पूछ लूं क्या, एक कंफ्यूजन डाउट? हाँ बोलिए। ये जो विजयार्थ पर्वत है हर देश में बीच में,
उसका पूर्व पश्चिम चौड़ाई आपने बताई 2212 7/8, यानी कि हाँ देश की चौड़ाई भी वही है और विजयार्थ की चौड़ाई भी वही, मतलब एरिया नहीं बता रहे हैं आप, विजयार्थ की एरिया नहीं, चौड़ाई बता केवल हाँ केवल लाइन खींचे तो इतना इतना इतनी दूरी आएगी, एरिया नहीं। ठीक। हाँ पढ़िए सुमन जी, जो आपने आवाज बंद कर दी वो। सॉरी। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी, वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक, ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, गुरुग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।